देखो सबसे पहली चीज ये है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि भाई हम ये जो प्रीलिम्स है इसको हैंडल कैसे करें, प्री को संभाला कैसे जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्री को बहुत इजीली, है ना, उनके लिए आसान होता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा जो है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्री निकल जाए। तो प्री को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस चीज को लेकर के। देखिए पहली चीज जो आप सबको पता है, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। अब अंडरस्टैंडिंग सिलेबस और रीडिंग सिलेबस दोनों डिफरेंट चीजें। एक होता है कि जो सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है वो सिलेबस आपने पढ़ लिया, और एक होता है कि हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को आपने समझा कि आखिर क्या लिखा है। जैसे हम कहते हैं कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, करंट है, यूपी स्पेशल है। ये हमारा सिलेबस है। ये तो हर किसी की जुबान पर होता है, हर किसी को पता होता है। मगर इतिहास का, हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है, आखिर उस सिलेबस में क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या चीजें मेंशन की गई हैं, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है भाई। इतिहास पर लोग पीएचडी करते हैं, तो क्या क्या हम भी पीएचडी करना शुरू कर देंगे? अगर हमसे कह दिया गया कि आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है, तो क्या हम पीएचडी करना शुरू कर देंगे? नहीं। सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है, उसको समझना, हर एक वर्ड को समझना, हर एक अक्षर के बारे में सोचना कि आखिर ये क्या चीजें लिखी गई हैं और क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो पहली चीज तो ये है, देखो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हो तो सबसे पहली बात यही आ जाती है कि आपको अपने सिलेबस को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसे समझना है, ठीक है, सिलेबस को समझिए। फिर आता है एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, विगत वर्षों में जो भी आपके प्रश्न पत्र हैं, जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का विश्लेषण करना। अब विश्लेषण का मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या होता है लोगों का। लोग क्या करते हैं ना, लोगों ने सिंपली पिछले 5 साल के, या मान लो कोई बहुत ज्यादा मेहनती है तो उसने 10 साल के पेपर उठा लिए और उसने देखना शुरू किया कि भाई देखो कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सब निकालते क्या है ना इससे इससे सब निकालते हैं सब्जेक्ट। ज्यादातर बच्चे पीवाईक्यूज की एनालिसिस के बेसिस पर क्या निकालते हैं, सब्जेक्ट के, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो जो जिसका मन पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, सब लोग कहते हैं कि हाँ ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको हिस्ट्री अच्छी लगती है वो एकदम हिस्टोरियन बन गया, इतिहासविद बन गया। जिसको भूगोल अच्छा लगता है वो भूगोलवेत्ता बना घूम रहा है, हम्बोल्ट बना घूम रहा है ना। जिसको पॉलिटी अच्छी लगती है तो समझ लीजिए वो एकदम पॉलिटी का एक्सपर्ट बनना चाहता है। बिल्कुल नहीं। पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है कि आप सब्जेक्ट्स को कंपेयर करिए। हां वो एक पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। इतिहास आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो इतिहास में एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है। तो अब आपको चलो मान लो पता चल गया कि हाँ पिछले 5 साल में हिस्ट्री से खूब सवाल पूछे गए हैं, तो अब क्या करोगे? पूरी हिस्ट्री पढ़ डालोगे, पूरा इतिहास पढ़ डालोगे, हर एक चीज पढ़ोगे हिस्ट्री में? नहीं। यहां से क्या निकल करके आना चाहिए कि जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहे हो तो वो मैक्रो एनालिसिस नहीं होनी चाहिए, वो माइक्रो एनालिसिस होनी चाहिए, सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए। सूक्ष्म विश्लेषण मतलब पहले आप विषयों पर पहुंचिए, सब्जेक्ट्स पर पहुंचिए। कौन सा सब्जेक्ट
ज्यादा, किन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मेरे हिसाब से देखो ना, एक एवरेज निकालना चाहिए, एक औसत निकालना चाहिए। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में भी जाकर के देखो कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसे क्या कहेंगे कि माइक्रो एनालिसिस है। और फिर सिर्फ ये नहीं देखना है कि अच्छा मान लीजिए पॉलिटी में आपको दिख गया कि भाई फंडामेंटल राइट से तो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रेसिडेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बच्चे ने क्या किया, उसे पता चला भाई फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल हैं। अब वो क्या बनना चाहेगा, वो बनना चाहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। कि फंडामेंटल राइट तो अगर कोई संविधान का विशेषज्ञ उससे आकर के भिड़ जाए ना, बहस कर ले, तो वो उसको भी हरा दे, इस लेवल की नॉलेज। अब नहीं भैया, क्या जरूरत है, आपको पीएचडी थोड़ा ना करना है। आपको ये देखना है कि ठीक है फंडामेंटल राइट से सवाल पूछे गए, बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, समझे, किस स्तर के सवाल पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस तरीके की नॉलेज, किस बाउंड्री के अंदर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। सब कुछ मत पढ़ने बैठ जाइए कि फंडामेंटल राइट्स पर पूरा एकदम रिसर्च कर डालेंगे, नहीं। ये क्या है, ये है पीवाईक्यूज की माइक्रो एनालिसिस के, एकदम बिल्कुल बारीकी से देखिए हर एक चीज को। फिर अगला आता है रेगुलर रिवीजन, बार बार चीजों को पढ़ना। हम लोग ना ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूं उनको कि वो खुद को क्या समझते हैं, खुद को समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा तेज आदमी हैं, है ना। हमारे पास दिमाग इतना ज्यादा है कि अगर एक बार हमने कुछ पढ़ लिया तो फिर तो हम भूलते ही नहीं है उस चीज को। और होता यह कि कल की क्लास में उन्होंने जो पढ़ा, अगले दिन पूछो तो डब्बा गोल, है ना, गायब है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाँ कहीं का कहीं कनेक्ट कर देते हैं। देखो आपको यह समझना है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब तो पढ़ना ही है। उसके अलावा करंट अफेयर पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पहुंचती है तो उससे होता क्या है, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो, आप भूलना शुरू कर देते हो कि इतिहास में 1 महीना पहले क्या पढ़ा था, अब वो याद ही नहीं आ रहा है। काहे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। एक युद्ध पढ़ा था, वो युद्ध गए भूल, आजकल हम नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पठार पे बैठे हुए हैं, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं। तो ये दिक्कत हम कैसे सुधारेंगे, ये दिक्कत सुधारेंगे जब आप रिवाइज करोगे चीजों को। अगर एक सब्जेक्ट को बार बार आप रिवाइज करोगे ना, मैं आपको ये चीज बताऊं कि अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, पहली बार पढ़ने में आपको एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, तो जब दोबारा से उसको पढ़ोगे ना, तो जो समय आपको रिवीजन में लगेगा वो थोड़ा कम होगा। फिर जब तीसरी बार पढ़ोगे तो और कम होगा, जब चौथी बार पढ़ोगे तो और कम होगा। तो एक सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करिए, जितनी बार, ठीक है, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इतना सब कुछ याद कैसे रखा जाए? देखो, याद रखने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। आप मुझे एक बात बताओ, जिन चीजों को आप हर दिन देखते हो, जिन लोगों से आप हर दिन मिलते हो, कभी ऐसा होता है कि उन लोगों का आप नाम भूल जाएं? कभी ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त, जिन दोस्तों से आप हर हफ्ते मिलते हो, हर हफ्ते चाय की दुकान पे बैठ करके आप गप लड़ाते हो, कभी ऐसा होता है कि आप पहुंचे अगले हफ्ते, यार तेरा नाम क्या है, मैं तो भूल गया? नहीं होता ना। कभी आप अपने घर का रास्ता भूलते हो? ऐसा हुआ कि किसी चौराहे पे जाकर खड़े हो गए, आप सोच रहे हो कि भाई साहब इस चौराहे से मुड़ना किधर था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप उस चीज को बार बार कर रहे हो। भाई आप अपने घर जो है हर दिन पहुंचते हो, तो आपको रास्ता याद हो गया ना। आप अपने दोस्तों से हर बार मिलते हो, हर हफ्ते मिल रहे हो, तो उनके नाम याद है ना। लेकिन अगर किसी इंसान से आप 5 साल पहले मिले और फिर 5 साल बाद उससे दोबारा मिल रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर आप सोचोगे कि अच्छा यार ये कौन था, कहाँ मिला था, क्या नाम था इसका।
तो यही चीज होती है रिवीजन। जब हम बार बार रिवीजन करेंगे ना चीजों का, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो चीजें हमें याद होना शुरू हो जाती हैं, हमारे दिमाग में टिकना शुरू हो जाती हैं। इंसान का दिमाग इतना छोटा थोड़ी जितना हम लोग सोच लेते हैं। भाई आपके जीवन का जो इतिहास है, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो आपकी जिंदगी है, अभी भी बचपन के किस्से याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो दिमाग की अगर मेमोरी इतनी लिमिटेड ही होती तो बचपन के किस्से तो डिलीट हो जाने चाहिए थे अभी। ये ऊपर वाले ने हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम दे दिया है ना, एक ऐसा कंप्यूटर दिया है जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। बट हाँ, इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा सारी चीजें, फिर याद नहीं आएंगी आपको। अगला क्या है, प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट्स, यानी कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको जहां कहीं से भी सवाल मिल पाए, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में हमें 100 क्वेश्चंस लगाने हैं या हर सब्जेक्ट में हमें 50 क्वेश्चंस लगाने। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल पाए आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। तो अगर हम चीजों को समराइज करके चलें कि भाई प्रीलिम्स को हैंडल कैसे करें, तो 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, सिलेबस को पढ़ना और अच्छे से समझना। दूसरा, PYQs की माइक्रो एनालिसिस, है ना, माइक्रो एनालिसिस। तीसरी चीज है बार बार अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करें। और चौथी चीज क्या हो जाएगी, आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या बाकी जो आपको चीजें मिल पाए वो लगाना। तो ये तो हम लोगों ने चर्चा कर ली किसके बारे में, दैट हाउ टू हैंडल UPPSC प्रीलिम्स, ठीक है।